हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट कर रहे थे अपन, है ना। तो सॉलिड स्टेट में अपन ने बात कर ली थी एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम करवाने के बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे और न्यूमेरिकल में अपन ने फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के जितने भी केस थे, जितने भी पॉसिबिलिटी थी, उन सबको अपन ने कर लिया था। आज उनसे आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू ले जाएंगे। ठीक है, चलो सिंपल से क्वेश्चन से ही अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो एफसीसी संरचना रखता है। एल्यूमिनियम एफसीसी संरचना रखता है, तो 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना बात को, है ना। 8.1 ग्राम, मेरे को मालूम है अगर एल्यूमिनियम एफसीसी संरचना रखता है तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो 4 एटम बराबर 1 यूनिट सेल होगा। 4 एटम बराबर 1 यूनिट सेल होगा। तो 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ एटम्स 8.1 डिवाइड बाई 27 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये 0.3 हो जाएगा एक तरीके से। 1.8 इंटू 10⁻23 हो गया, सही बात। ये नंबर ऑफ एटम आ गए। अब 4 एटम बराबर 1 यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल 1/4 हो जाएगा। बोलो, एक एटम में 1/4 यूनिट सेल आएगी, तो 1/4 यूनिट सेल इंटू ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। ये समझ में आया या नहीं आया? ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ यूनिट सेल, दो 4 एटम से जो है ना वो 1 यूनिट सेल बनेगी, तो एक एटम से कितनी बनेगी? 1/4, और इतने एटम है तो इतनी यूनिट सेल बन जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोला कि सोडियम बीसीसी संरचना रखता है जिसकी एज लेंथ जो है वो 8 एंगस्ट्रॉम है। तो अपन को बोला परमाणु की त्रिज्या, ये देखो कॉमन सिंबल चल रहा है, मैं प्रॉब्लम को जो है वो पूरा नहीं लिख रहा हूं। सोडियम बीसीसी संरचना रखता है जिसमें भुजा की लंबाई 8 एंगस्ट्रॉम है, तो परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू पूछिए। अगर बीसीसी संरचना रखता है तो अपन को रिलेशन मालूम है कि बीसीसी संरचना में जो है वो √3a/2, बीसीसी संरचना में जो है वो √3a/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर के, 2r के, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 8, ये लो 8/4, तो ये आ जाएगा r बराबर 2√3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, सही बात। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन। एक कोई तत्व है एफसीसी संरचना रखता है, एक तत्व एफसीसी संरचना रखता है जिसमें परमाणु की त्रिज्या 50 पिकोमीटर है, तो अपन को बोला ए कितना होगा, है ना। ये अपन से पूछा गया। तो एफसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता है? √2a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2r, तो a बराबर क्या होगा? 2√2r हो जाएगा। 2√2 और ये हो गया 50, 100√2 हो जाएगा, या फिर 141.4 पिकोमीटर, कोई भी बोलो, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, देखो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4 देखे, क्वेश्चन नंबर 4 देखे। एफसीसी संरचना में आपको बोला है, एफसीसी संरचना में आधे फेस सेंटर परमाणुओं को हटा दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। ये एक जनरल क्वेश्चन है, रिलेशन याद होना चाहिए, मैंने ये बस करवा रहा हूं। एफसीसी संरचना में आधे फेस सेंटर परमाणुओं को हटा दिया जाए तो परसेंटेज वॉइड ज्ञात करो। एक सिंपल सी बात, परसेंटेज वॉइड तो ये आएगा ना 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, है ना।
अगर मैं ऐसा बोलूं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है या पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स के, मतलब जेड के। जितना ज्यादा जेड होगा उतना ही पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखा था जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। अब कैलकुलेट करना है ना। पहले नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, अब आधे फेस सेंटर हट गए, 6 की जगह अब रह गए 3 फेस सेंटर, आधे फेस सेंटर हट गए, इसका मतलब 3 हट गए तो पीछे बच गया 3 फेस सेंटर बच गए। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कॉर्नर के तो पूरे 1 है ही है, 3 बचा तो 1 + 3 × 1/2 ये हो जाएगा 4, ये हो गया डेड, 5/2 हो गया एक तरीके से, 8/5 हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 74 × 5 / 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 370/8, यही होगा, ठीक है। 46% के आसपास आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, लगभग बोल लो। अगर 46% के पास आएगा तो परसेंटेज वॉइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यही क्वेश्चन बीसीसी में बोल सकता है, इस टाइप से कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है अपन को, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बोला अगर एजी सिल्वर एफसीसी संरचना रखता है जिसमें अपन को भुजा की लंबाई दे रखी है 400 पिकोमीटर दे रखी है, हाँ 400 पिकोमीटर दे रखी है, तो बोला डेंसिटी बताओ इसकी कितनी होगी। अपन को बोला डेंसिटी कितनी होगी, ये अपन से पूछ रहा है, ठीक है बात। सिल्वर है, एफसीसी संरचना है, ए दे रखा है, डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। एजी है तो एफसीसी संरचना रख रहा है तो जेड बराबर तो 4 हो गया, एटॉमिक वेट 108 होता है तो डेंसिटी बराबर 4 × 108 अपॉन 6 × 10⁻23। एक बात सुनना, ये 4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 4 का क्यूब हुआ 64 और ये 10⁻24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहा हूं, है ना। तो देखिए डेंसिटी डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 × 1080 अपॉन 6 × 64, ये हो जाएगा 16, है ना। और ये हो जाएगा 18, 180, तो डेंसिटी आएगी 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, यही आएगी 11, 170 कितना हो जाता, 176, 40, 11.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोलो सही बात, ये आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि मैग्नीशियम बीसीसी संरचना रखता है और इसमें निकटतम परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है ना, वो 1.73 एंगस्ट्रॉम है, तो डेंसिटी ज्ञात करो। ये अपन से पूछा गया है, ठीक है। एक बात बताओ, मैग्नीशियम अगर बीसीसी संरचना रखता है तो इसका मतलब Z2 हो गया पहली बात तो। अच्छा, बीसीसी संरचना में निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी अपन ने पढ़ा था, निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी का मतलब होता है टच करने वाले एटम, मतलब 2r, और 2r किसके बराबर होता है, √3a/2 के बराबर। ये निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी हो गई 1.73। इस 1.73 को अपन √3 एंगस्ट्रॉम भी तो लिख सकते हैं ना, √3 एंगस्ट्रॉम, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a बराबर 2 एंगस्ट्रॉम आ गया। डेंसिटी Z2 है। अच्छा, मैग्नीशियम का 24, 6 × 10⁻23, 2 का क्यूब 8, 10⁻24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो जाएगा 48, 48 से 48 गया, डेंसिटी आएगी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लिथियम बीसीसी संरचना रखता है जिसकी डेंसिटी 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ए ज्ञात करो भुजा की लंबाई। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, 4 ऑप्शन, मैं ये चेक करना चाहता हूं। देखो, आपको अगर भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी ना, तो एक बात ध्यान रखना, आपको जब ए कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ए क्यूब आएगा, तो उसकी पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, है ना, क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। आसान काम नहीं है क्यूबिक रूट लेना, लेकिन मैं बताता हूं ऑप्शन से कैसे लिए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऑप्शन तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है 352 और 527, 352 और 527, ये दे रखे अपन को, ठीक है। अपन से पूछा ए कितना होगा, तो मैं क्या लगाऊं, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, ध्यान रखना। एग्जाम में दे रखा था 6.94, अपन 7 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट। अपनी टेंडेंसी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखने की, तो इसको ग्राम में लिखोगे तो 10⁻³ और सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये होगा 10⁻6, ठीक है। चलो, ZBCC है तो 2 और ये हो गया 7/6 इंटू 10⁻23, ये 10⁻⁻24 बोल दो तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ये अपना सीधा आंसर एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻², ये है 14, ये है 6 इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 1400/6 इंटू 53, ये हो गया 300। कहीं गड़बड़ हो गई क्या है? ए क्यूब कैलकुलेट करना है ना, हाँ एक हल्की सी गड़बड़ हुई है। ये लो, ये बनेगा लगभग 30 से ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनने वाला है ना, 30 के आसपास बनेगा। आई थिंक 30 के आसपास बनने वाला है ए क्यूब, या इसे आप सोल्व कर ले। 14 बन रहा है तो ये हो गया 14,000 हो गया, 14,000 डिवाइड बाई 300, है ना, 14,000, ये 300 है ना नीचे, तो ज्यादा बनेगा, लगभग 30 से ज्यादा बनेगा, 50 के आसपास बनेगा, 50 के आसपास। ए क्यूब बराबर 50 बन रहा है, तो एक बात बताओ, 3 का क्यूब होता 27 और 4 का क्यूब होता 64, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी ए की वो 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए, 3 to 4 के बीच में। ये क्या आंसर है, 352 पिकोमीटर। बोलो, ए की तो आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 352 पिकोमीटर वाला अपना आंसर हो जाएगा। चले आगे, ये हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आगे देखो, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। चल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक तत्व जो है वो एफसीसी संरचना रखता है, ठीक है, एफसीसी संरचना रखता है जिसमें भुजा की लंबाई 200 पिकोमीटर है, ठीक है। घनत्व ज्ञात करना है। 200 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या है, 200 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वो है 24 इंटू 10⁻23 है, तो घनत्व ज्ञात करो।
ये आपसे बोला गया है, ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। चलो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। सुनना बात को, अगर डेंसिटी चाहिए ना तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू ए सॉरी एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये चाहिए, है ना। अगर ये होता है तो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एम चाहिए मेरे को, तो इसका मतलब ये 24 इंटू 10⁻23 ये 4 मोल हो गया। तो 4 मोल का वेट 200 ग्राम है, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा 50 ग्राम। यही अपना क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा, यही अपना क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो m की वैल्यू तो ये आ गई, बस अब काम हो गया। z 4 है, FCC है, तो ये 50 हो गया, ये 6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ये 8 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा, 2000/48 हो जाएगा, लगभग 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, क्वेश्चन नंबर 9। एक यौगिक का अणुभार, एक यौगिक का अणुभार 37.5 है, ठीक है, और इसका घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एज लेंथ 500 पिकोमीटर है। तो बोला है यूनिट सेल की प्रकृति बताओ। मतलब यूनिट सेल आपको आइडेंटिफाई करके बतानी है कि एफसीसी है, बीसीसी है या फिर सिंपल क्यूबिक है। इसका मतलब आपको जेड कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली तो बात ही हुई। आपको क्या कैलकुलेट करना है, जेड कैलकुलेट करना है। करो जेड कैलकुलेट करते, आओ जेड कैलकुलेट करते हैं अपन। दो जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, सुनना बात को ढंग से। आपको जेड कैलकुलेट करना है ना, यूनिट सेल की प्रकृति बतानी है, जेड कैलकुलेट करना है, तो तरीका देखना आराम से। ये वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जेड इंटू 37.5 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 5 का क्यूब 125 और 10⁻⁻24। ये तो बात समझ में आती है। बस आपका काम हो गया। z इज इक्वल टू ये 10⁻⁻1 बचेगी, 750 मतलब 75, 75 का डबल 150, 150/37.5, इसका मतलब z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब नेचर कैसा हो गया इसका, बोलिए नेचर हो गया इसका FCC। कैसा नेचर हो गया, FCC नेचर हो गया, ठीक बात। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। बोला एक तत्व FCC संरचना रखता है, ये लो FCC संरचना रखता है, जिसका घनत्व दे रखा है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लो, ठीक है। अपन को दे रखा है A बराबर 200 पिकोमीटर है भुजा की लंबाई। तो अपन को बोला है कि 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, अपन से ये पूछा गया है, ठीक है। 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये पूछा जा रहा है अपन से, ठीक है। सुनना बात को, इसका मतलब अपन को m कैलकुलेट करना है पहले, तो करो कर कैलकुलेट करते हैं। FCC संरचना रखता है, इसका मतलब z इज इक्वल टू कितना होगा 4, डेंसिटी दे रखी है 10, 4 इंटू एम, Na 6 इंटू 10⁻23, अच्छा 2 है तो 8 इंटू 10⁻⁻24, m बराबर आ गया 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 12 ग्राम। तो 100 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होगी 12 ग्राम में, तो 100 ग्राम में मोल कैलकुलेट कर लो, इंटू Na कर देना। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 100/12 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा कितना 2, 5 इंटू 10⁻24 एटम्स आ जाएंगे। सही बात। चलो ये बात हो गई अपनी यहां तक। 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड करवा दिया अब आपको। चले आगे।
अब अपन बात करते हैं वॉइड्स की, रिक्तियां क्या होती है, वॉइड्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वॉइड्स या फिर रिक्ति। वॉइड्स या फिर रिक्ति। दो यूज करना इंपॉर्टेंट है। दो होता क्या है, ठीक है रट्टा मार लिया, यूज कैसे करते हैं एग्जाम में, इसको यूज कैसे करना है, अपन जो स्ट्रक्चर वगैरह याद करेंगे उसमें इसको कैसे यूटिलाइज करें, इसका एप्लीकेशन पार्ट वो इंपॉर्टेंट है। दो वॉइड्स क्या होती है, वॉइड्स का सिंपली मीनिंग है ये खाली जगह। वॉइड्स का सिंपली मीनिंग है खाली जगह। कोई क्रिस्टल होगा तो उसमें जो एटम टच करते हैं तो उन टचिंग एटम के बीच में कुछ न कुछ गैप बना हुआ होगा, अभी बताऊंगा, गैप बना हुआ होगा, उस गैप को अपन क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में स्पर्श करने वाले परमाणु, टचिंग एटम, स्पर्श करने वाले परमाणुओं के मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को वॉइड्स या फिर रिक्ति कहते हैं। मैं वॉइड ही बोलूंगा बार बार, है ना। द गैप फॉर्म इन बिटवीन, द गैप फॉर्म इन बिटवीन टचिंग एटम्स या टचिंग स्पेयर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस के टचिंग एटम जो है, स्पर्श करने वाले जो परमाणु हैं, उनके मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को अपन क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। आ रही बात समझ में। चलो, रिक्ति जो होती है वो दो टाइप की होती है। वॉइड्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्लेनर वॉइड्स, एक होती है नॉन प्लेनर वॉइड्स, है ना। प्लेनर वॉइड्स का मतलब क्या, प्लेनर वॉइड्स का मतलब क्या, सुनना बात को। प्लेनर वॉइड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी वॉइड जिसमें टचिंग एटम, टचिंग एटम्स एंड वॉइड एक ही प्लेन में हो, एक ही तल में हो। टचिंग एटम्स एंड वॉइड एक ही प्लेन में उपस्थित हो। टचिंग एटम्स एंड वॉइड एक ही प्लेन में उपस्थित हो तो उसे प्लेनर वॉइड कहते हैं। कौन कौन सी होती है? ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय, और एक होती है स्क्वायर वॉइड, वर्गाकार, त्रिकोणीय एवं वर्गाकार। त्रिकोणीय एवं वर्गाकार, ठीक है। ट्राइगोनल वॉइड एंड स्क्वायर वॉइड। नॉन प्लेनर वॉइड जिसमें टचिंग एटम एंड वॉइड एक ही तल में उपस्थित न होकर अलग अलग तल में होते हैं। एक ही तल में उपस्थित नहीं होकर अलग अलग तल में होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। टचिंग एटम और वॉइड एक ही तल में उपस्थित न होकर अलग अलग तल में होते हैं। इनके एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे अपन टीवी बोलेंगे, चतुष्फलकीय। रिक्ति, शॉर्ट में टीवी। दूसरा होगा इसका एग्जाम्पल जो है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवी, अष्टफलकीय। और थर्ड अगर अपन बात करें तो वो है क्यूबिकल वॉइड, सीवी। क्यूबिकल को बोलेंगे घनीय रिक्ति, ठीक है। ये तीन टाइप की वॉइड हो जाएगी।
इधर 3, ये 2, 5, 5 वॉइड अपन को बेसिकली पढ़नी है। अब 5 वॉइड अपन को बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनल वॉइड से कुछ पॉइंट लिखने होंगे मेरे को इनके बारे में। 3 पॉइंट लिखूंगा बेसिकली ट्राइगोनल वॉइड्स। एक तो वो बनेगी कैसे, डायग्राम। सेकंड नंबर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और थर्ड नंबर उसका रेडियस रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस रेशियो। पहला पॉइंट बनेगा कैसे, 3 एटम एक ही प्लेन में टच करे तो 3 एटम एक ही प्लेन में अगर टच करे तो ट्राइगोनल वॉइड बनेगी। जैसे देखो ये देखो, ये 3 एटम एक दूसरे को टच किए एक ही प्लेन में, ये जो वॉइड बनी ना यहां पे, ये देखो खाली जगह, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। टीवी नहीं, ट्राइगोनल वॉइड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। 3 एटम अगर एक ही प्लेन में टच करे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। सेकंड नंबर बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। इस वॉइड के बारे में बात करनी, ये वॉइड कितने एटम को टच कर रहा है, 3, तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर कैपिटल आर मेन एटम की त्रिज्या है और स्मॉल आर मैंने मान ली वॉइड की त्रिज्या है। वॉइड में अगर एक परमाणु रखता हूं तो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। मैं एक डेरिवेशन करके बता रहा हूं, बाकी आगे के डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन। मान लो देखो, ये तीनों के अगर सेंटर को अगर अपन मिलाओगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। क्यों, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये देखो इस टाइप से है ना, और यहां पे वॉइड है, तो ये एंगल जो है वो 60 का बन रहा था, तो मैंने ये 30 का ले लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये r हो गया, है ना। मैं क्या करता हूं, cos थीटा लेता हूं। cos थीटा होता है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार है r और कर्ण किसके बराबर होगा, ये वॉइड इस वाले एटम को टच कर रहा है तो r प्लस स्मॉल r, ये होगा √3/2। रिवर्ट कर दो इसको, रिवर्ट जैसे ही करोगे आप तो हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2/√3। तो स्मॉल r टू कैपिटल R 2/√3 माइनस 1 हो जाएगा। इसे आप सोल्व कर ले, 0.155 आ जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉल r टू कैपिटल R, मतलब वॉइड का रेडियस अपॉन मेन एटम का रेडियस जो आएगा वो 0.155 आएगा। समझ में आ रही है ये बात, बोलो ठीक है। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपन अगर बात करें सेकंड नंबर, स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड क्या होगा, स्क्वायर वॉइड में 4 एटम एक दूसरे को टच करने चाहिए। 4 एटम एक दूसरे को टच करने चाहिए। एक ही प्लेन में 4 एटम एक ही प्लेन में टच करे फिर तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये अगर इस टाइप से है तो ये देखो 4 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये जो वॉइड बनेगी इसे अपन बोलेंगे स्क्वायर वॉइड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर वॉइड। अच्छा, सेकंड नंबर पॉइंट सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड कितना होगा,
कितने एटम को टच कर रहा है? 4 को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड 4। रेडियस रेशियो की बात करूं तो स्मॉल r टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 होगा। इन रेशियो को याद रखे आप, तो है ना, इन रेशियो को याद रखे बेसिकली, ठीक है। आगे देखो 3 वॉइड, ये तो प्लेनर वॉइड के बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं नॉन प्लेनर वॉइड के बारे में। अब अपन बात करते हैं नॉन प्लेनर वॉइड के बारे में। बात करें नॉन प्लेनर वॉइड के बारे में, चल। देखिए थर्ड नंबर की वॉइड, थर्ड नंबर की वॉइड की अगर अपन बात करें तो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति, टीवी। टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो। 3 एटम एक ही प्लेन में, प्लस 1 एटम अपर ऑब्लिक बॉटम लेयर में। 3 एटम एक प्लेन में होने चाहिए, फिर चौथा एटम या तो उसके ऊपर होगा या नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। जैसे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, डायग्राम देखो। ये 3 एटम एक ही प्लेन में हो गए 3 एटम एक ही प्लेन। अब चौथा एटम इसके ऊपर रख रहा हूं इस टाइप से, ये चौथा एटम भी रख दिया मैंने, ये लो रख दिया चौथा एटम। अगर देखो 3 एटम एक प्लेन में रखे, चौथा एटम मैंने इधर से रखा, तो इधर से तो खाली जगह नहीं दिखेगी, इस साइड से देखो खाली जगह दिखेगी। या 3 एटम ऐसे रखे, इस बार इधर से बॉल रखी, तो इस ऊपर वाली डायरेक्शन से आपको क्या दिखाई देगी? खाली जगह दिखाई देगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे? रिक्ति बोलेंगे। ये अभी अपन को ऐसा लगा हुआ तो है कि भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं, उस साइड से देखोगे तो खाली जगह दिखाई देगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। बात सेकेंड नंबर बात सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 4 एटम को टच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर बात करूं, अच्छा थर्ड नंबर बात करूं कि स्मॉल r टू कैपिटल R कितना होगा? 0.225 होगा। स्मॉल r टू कैपिटल R कितना होगा? 0.225 होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओवी। क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? सुने बात को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती क्या है? चार एटम दो तरीके से बना सकता हूं। 4 एटम्स इन सेम प्लेन, एक ही तल में हो, प्लस 1 एटम इन अपर लेयर, प्लस 1 एटम इन बॉटम लेयर। आपको मालूम है, अगर SF6 के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑक्टाहेड्रल होता है और इस टाइप का होता है। देखो ये 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में, एक फ्लोरीन अपर वाले में, एक फ्लोरीन बॉटम वाले में, तो मैंने यही लिखा है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये हो सकता है अल्टरनेटिव वे, 3 एटम इन सेम प्लेन प्लस
3 एटम इन अपर और बॉटम लेयर। 3 एटम जो होंगे वो या तो अपर में होंगे या बॉटम लेयर में होंगे। ठीक है, डायग्राम देखिए आप तो पहले, ये 4 एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ये लो एक अपर में, ये लो एक अपर में, एक बॉटम में, ये लो एक बॉटम में। ठीक है, ये वाली जो होगी ये होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बात। सिमिलर वे में देखना, 3 एटम इन सेम प्लेन होने चाहिए, ये लो 3 एटम एक सेम प्लेन में रख दिए मैंने। अब 3 एटम जो होने चाहिए वो या तो इसके अपर वाली लेयर में हो, या फिर 3 एटम जो होना चाहिए वो बॉटम वाली लेयर में होना चाहिए, इस टाइप से। ये इस टाइप से। ये अभी भी देखो खाली जगह पड़ी है, ये देखो अभी भी खाली जगह पड़ी है, ये देखो। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। एक बात सुनना, ये वाला डायग्राम इस वाले डायग्राम के जैसे, ये देखो कैसे, ये वाली 2 ब्लैक और ये 2 वाले ब्लू, ये 4 बन गए, एक अपर और एक ब्लैक बॉटम, एक जैसा ही तो दिखेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 एटम को टच करेगा, 4 सेम प्लेन में, एक अपर और एक लोअर वाले को। स्मॉल r टू कैपिटल R वही होगा 0.414, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो इसी की जरूरत पड़ेगी जो स्क्वायर के अंदर था, 0.414 वाले की। समझ में आ गई बात? चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिकल वॉइड की। 5th नंबर, क्यूबिकल वॉइड्स। क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है, कैसे बनती है, पहले बात कर लेते हैं बनती कैसे, उसके बाद डायग्राम वगैरह बनाएंगे। 4 एटम्स इन सेम प्लेन प्लस 4 एटम्स इन अपर ऑब्लिक बॉटम लेयर। 4 एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, उसके ऊपर 4 हो या फिर उसके नीचे 4 एटम हो, इस टाइप से देखना ढंग से। ये 4 एटम हो गए। अब 4 एटम मैं दूसरे इसके जस्ट ऊपर रखूंगा ना, तो या तो वो दिखाई देंगे या फिर ये वाले दिखाई देंगे, तो मैं उन 4 एटम को ऐसे बना रहा हूं डॉटेड करके। ये वाली जो खाली जगह होगी, ये वाली जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। ये वाली जो खाली जगह होगी इसी को अपन क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे। तो ये बनी कैसे एक्चुअल में, देखो बात समझना, ये 4 एटम एक प्लेन में थे, तो ये 4 एटम एक प्लेन में हो गए, देखो चारों आपस में टच कर रहे हैं तो एक स्क्वायर बनेगा। 4 एटम जैसे इसके पीछे थे तो इसके पीछे एक मैंने क्यूब और बना दिया, स्क्वायर बना दिया। इनको आपस में ज्वाइन करोगे, इनको अगर आपस में ज्वाइन कराओगे तो ये क्यूब बन गया। कॉर्नर जो होंगे क्यूब के वो एटम होंगे, और इसका जो बॉडी सेंटर होगा, इसका जो बॉडी सेंटर होगा ये जो होगा वो क्यूबिकल वॉइड होगा। ठीक है बात। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ देखें। 8। स्मॉल r टू कैपिटल R का रेशियो क्या होगा? 0.732। कितना हो जाएगा? 0.732। इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? सारी वॉइड समझ में आ गई? यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग लगाए, नेक्स्ट हेडिंग लगाए आप, नेक्स्ट देखना, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात। देखो रेडियस रेशियो क्या होता है, सिंपल सी बात, डेफिनेशन की बात करते हैं। पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस रेशियो को अपन आर आर लिखते हैं, रेडियस रेशियो आर आर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस रेशियो आर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन। पहली बात तो कैटाइन की रेडियस से एनाइन की रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो। अब कैटाइन होता है जनरली, कैटाइन जो होता है वो जनरली क्या होता है, छोटा होता है। कैटाइन जनरली क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर कैटाइन जनरली छोटा होता है तो उसकी जगह वॉइड भी छोटी होती है, तो वॉइड भी आ सकती है। तो रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ मेन एटम, जिसे अपन कैपिटल आर से लिखते हैं, उसका रेशियो होगा, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो बोलेंगे। स्मॉल आर टू कैपिटल आर इज ऑल्सो नोन एज रेडियस रेशियो, या फिर कैटाइन से एनाइन की रेडियस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं अपन रेडियस रेशियो। आ रही बात समझ? ये सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। सेकंड नंबर देखना, सेकंड नंबर देखना, फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए। अब आपने कह दिया कि मेन एटम जो होगा वो एनाइन होगा, मैंने कहा ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है वो एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करे, टच नहीं करे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा ना। और सेकंड नंबर, कैटाइन एनाइंस को टच करे, फिर तो कैटाइन जो है वो एनाइंस को क्या करे, टच करे। समझ में आ रही बात? कैटाइन तो एनाइन को टच करे, लेकिन एनाइन एनाइन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है बात? एनाइन एनाइन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखे, ये मेन एटम थे अपने ट्राइगोनल वॉइड में, समझना, ये एनाइन था, ये एनाइन था, ये एनाइन था, यहां पे एक छोटा सा एटम फंसा हुआ था, यहां पे एक छोटा सा एटम फंसा हुआ था जिसे अपन ने बोला था कैटाइन है ये, प्लस। ठीक है, लेकिन एनाइन और एनाइन टच कर रहा है, तो स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये एटम एक दूसरे से दूर होंगे, टच नहीं करेंगे। ये लो, लेकिन कैटाइन जो है वो तो एनाइन को टच करेगा ना, कैटाइन जो है वो तो एनाइन को टच करेगा ना। अगर कैटाइन एनाइन को टच करा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है, अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो देखो यहां से यहां आया तो कैटाइन की रेडियस बढ़ गई, ये बढ़ गया, तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो रेडियस रेशियो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो पहले लिखा है ना वो तो लिमिटिंग वैल्यू है, वो तो सबसे कम वैल्यू है। स्थायित्व तो बढ़ाना है तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो देखना थर्ड नंबर पॉइंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेडियस रेशियो की रेंज, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो। तो उसके बेसिस पे यहां पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ वॉइड कौन सी होगी, उसके बेसिस पे लिख रहा हूं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और उसी के बेसिस पे लिखूंगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है ना, उसी के बेसिस पे लिखूंगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा। आराम से समझना। अगर रेंज ऑफ रेडियस रेशियो जो है वो 0.155 से ज्यादा तो है, लेकिन 0.225 से कम है, तो ट्राइगोनल वॉइड होती है। और ट्राइगोनल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है, अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन को एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब ट्राइगोनल वॉइड होगी। अगर रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 के तो बराबर तो है, लेकिन 0.414 के से कम है, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। एग्जाम्पल बता देता हूं, ZnS CaF2 Na2O, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू
0.414 हो गई, लेकिन 0.732 से कम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अब आप बोलोगे स्क्वायर वॉइड भी तो हो सकती है, मैं कहा हाँ हो तो सकती है। 3 डायमेंशन में बोले तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर 2 डायमेंशन में बोले, एक ही प्लेन में बोले, प्लेनर बोले, तो उस समय ध्यान रखना वो कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर वॉइड हो जाएगी। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जांपल NaCl, ठीक है। और अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो तो इसे बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। 8 एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चले, ये बेसिक आइडिया है। अब सुनना बात को, इस कोऑर्डिनेशन, ये रेडियस रेशियो का यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। 2 एप्लीकेशन है बेसिकली। एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशियो, फर्स्ट किसी आयनिक यौगिक का स्ट्रक्चर ज्ञात करना, किसी आयनिक यौगिक का स्ट्रक्चर या संरचना ज्ञात करनी, और दूसरा किसी धनायन या किसी आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, ठीक है। ये 2 इसकी बेसिक एप्लीकेशन रहेगी। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है और ऋणायन की त्रिज्या जो है ना वो 230 पिकोमीटर है। अब पूछा है कि धनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करो। तो मैंने कहा एक काम करो, रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लो पहले आप। तो अपन ने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया, R+2 R- 110/230, ये जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा। तो रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है वो 0.414 से तो ज्यादा आ रही है लेकिन 0.732 से कम आ रही है। इसका मतलब वॉइड जो होगी इसके अंदर वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ओवी वॉइड होगी। और ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। समझ में आ गई बात। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, सुनना बात को। अगर आपको बोले, यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए किसी मुख्य परमाणु की त्रिज्या जिससे क्रिस्टल जालक बना हुआ हो, किसी मुख्य परमाणु की त्रिज्या 100 पिकोमीटर है, तो उसमें फिट होने वाली ट्राइगोनल वॉइड या ट्राइगोनल वॉइड में की त्रिज्या ज्ञात करो। ट्राइगोनल वॉइड में फिट होने वाले एटम, ऐसे लिखो, ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड में फिट होने वाले परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। अब एग्जैक्ट बोला फिट होना चाहिए, क्या बोला अपन को, एग्जैक्ट बोला है कि फिट होना चाहिए। अब फिट होना चाहिए इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन 0.155 होना चाहिए। कैटाइन वॉइड में आएगा, ये 100 15.5 पिकोमीटर, कितना हो जाएगा, 15.5 पिकोमीटर। ये जो मैंने बताया है इस टाइप के हर वॉइड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। किसकी बात करें, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। निबिड़ संकुलन,
ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट टास्क रहेगा, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, लेकिन अपन रिजल्ट याद रखेंगे, एक बार समझने की ट्राई करेंगे, उसके बाद अपन जो है वो रिजल्ट याद कर लेंगे जो अपने काम के होंगे। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि वॉइड कम से कम रखो। वॉइड कम से कम रखने का एक ही तरीका है, एटम को एक दूसरे के पास सटा सटा के रखे, मतलब एटम को टच करते हुए रखना चाहिए अपन को। ठीक है, तो पहली पैकिंग है इसके अंदर 1D क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशन में 1D क्लोज पैकिंग। एक बात सुनना ढंग से, एक ही डायमेंशन में रखना है, तो इसका मतलब एक लाइन में ही होगा। एक लाइन में है तो सीधा आप ऐसे रख दो, फिर तो बस ऐसे ही रख दो आप, ठीक है, आगे चलता रहेगा। इस वाले के लिए पर्टिकुलर बात क्या, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना चाहिए, 2, बस यही है। अब ये लाइन है तो लाइन को ना तो एरिया होता है ना वॉल्यूम होता है, तो ना तो एरिया एफिशिएंसी आएगी ना वॉल्यूम एफिशिएंसी आएगी। सेकंड देखिए 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग देखनी है अपन को। दो टाइप से होती है इसके अंदर, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होगी, देखो समझना। ये इस टाइप से होगी। लो चलो एक इधर और बना लेता हूं मैं। किसी ने जैसे ऐसे लिया, सुनना बात, किसी ने ऐसा लिया, ये लो, किसी ने ये 4 एटम लिए, ये 4 एटम को टच कर रहे हैं, 4 एटम जो टच कर रहे हैं इनके सेंटर को मिलाया, तो इनको सेंटर को मिलाने पर एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक ये, एक देखो ये है, इस एटम को जो 4 एटम टच कर रहे हैं इन सबको आपस में मिलाओ सेंटर को, तो एक ये भी क्या बनेगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगी। लेकिन दोनों अलग अलग दिख रही है, दोनों अलग अलग दिख रही है। ठीक है, मैं एक बात तो ये बोल दूं कि अगर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसके अंदर टाइप ऑफ वॉइड जो चल रही है ना, टाइप ऑफ वॉइड, वो टाइप ऑफ वॉइड चल रही है स्क्वायर वॉइड। सेकंड नंबर, मैं एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं, तो एक एटम जो है वो नियरेस्ट 4 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, थर्ड नंबर अपन कैलकुलेट करते हैं एरिया एफिशिएंसी। 2 डायमेंशन का है तो एरिया ही कैलकुलेट होगा, एरिया एफिशिएंसी। ठीक है, दो ये वाला डायग्राम लिया, ये वाला डायग्राम लिया अगर आपने, ठीक है, तो इस एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बनेगा तो एटम 1/4 होगा, क्यों 360 डिग्री जब होती है तो एक एटम कंसीडर होता, तो 90 पे 1/4 1/4 1/4 1/4 है ना। तो एरिया एफिशिएंसी जो आएगी, एक एटम आया और एक एटम का पाई आर स्क्वायर अपॉन, इसका होगा ए स्क्वायर की जगह 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100 पाई 25 पाई आ जाएगा, 25 पाई। 25 पाई को अगर आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 78% आएगा। अब वो एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया, ये दे दिया था डायरेक्ट एग्जाम में दे रखा है, जेईई के अंदर आया था क्वेश्चन, ये डायग्राम बना के दे दिया और पूछा कितना होगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी क्रिस्टल बनता है तो उसकी यूनिट सेल की प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो सेम आएगा 78%। लेकिन तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा रोटेट कर दूं तो ऐसा बन जाएगा क्या, ये इस टाइप से।
ऐसे ही बन जाएगा। देखो ऐसा बन गया, तो अब इसकी एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, ये आर, ये पूरी एज लेंथ ए मान ली, तो ये √2a हो गया, तो √2a बराबर कितना हो गया 4r, ये रिलेशन आ गया। एरिया एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90 90 90 1 और ये एक पूरा 2, ए स्क्वायर का मतलब 2√2 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 100, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये हो गया 4 8 8 ऊपर है 2, तो वापस हो गया 1/4, यही आया। देखो 25 पाई आएगा, मतलब 78% आएगा। सही बात बोलो। चलो ये तो बात हो गई 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में, पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरी देखें, दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मींस HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। ठीक है, ये कैसे बनेगी? देखो कोई जरूरी थोड़ी ना एटम को एक दूसरे के ऊपर ही रखा जाए, ऐसे भी रख सकते हैं। ये पहली लेयर रखी आपने, ये पहली लेयर रखी, पहली लेयर में जहां पे खालिस्तान बन रही है ना, वहां पे दूसरी लेयर रख दी आपने, ये इस टाइप से। ये इस टाइप से। अब देखो अरेंजमेंट कुछ चेंज हो गया। ये एटम देखना, ये नियरेस्ट 6 एटम को टच कर रहा है, और इनके अगर सेंटर को मिलाया जाए तो एक हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड जो बनेगी इसके अंदर वो ट्राइगोनल बनेगी, ये देख लो। सेकंड नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एटम के लिए बात हो रही है। थर्ड नंबर एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एरिया एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी देखना, अगर इसकी एरिया एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे आप तो एरिया एफिशिएंसी क्या आएगी देखना। ये 120 का एंगल है, तो एटम कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3 1/3 1/3, एक इधर हो गया 2 और एक हो गया 3, 3 × πr² अपॉन ये इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो केयर से कैलकुलेट करूंगा, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे, और एक इक्विलैटरल का होता है 3/3 रूट में 3/4 a², और a की जगह क्या है 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 a², भुजा का स्क्वायर। यहां पे भुजा r + r 2r के बराबर है, तो a की जगह मैंने 2r रख दिया। हाँ कैलकुलेट करो भैया, r² से r² गया, 4 से 4 गया, ये बच गया 2, 100π/2 √3। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 91% के आसपास आता है। जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, एरिया एफिशिएंसी होगी, उतना ही क्रिस्टल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसा अरेंजमेंट आपको ये नहीं दिख रहा है क्या? ये किसी जूस वाले की दुकान पे जो है वो ऑरेंज का अरेंजमेंट होता है। देखो 2 ऑरेंज के ऊपर यहाँ पे एक ऑरेंज रखा हुआ होता है, फिर यहाँ पे एक ऑरेंज रखा हुआ होता है, इसी टाइप से रखा हुआ होता है ना। क्यों? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए। अगली बात समझ में, ये अपनी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन, नंबर वगैरह इन सब की बात करेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।